कास्टिंग टर्म्स और उसकी प्रोसेस के बारे में। जो कास्टिंग टर्म होती है और जो प्रोसेस होती है कास्टिंग, वो कैसे करते हैं। तो जो कास्टिंग टर्म होती है पहले हम वो समझ लेते हैं और फिर हम उसकी प्रोसेस को समझेंगे। तो पहले जो कास्टिंग में टर्म्स यूज होती हैं पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पहले कास्टिंग टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बॉटम बोर्ड। हम लेते हैं एक बॉटम बोर्ड। ये बॉटम बोर्ड होता है जो वुडन का बना होता है, इस तरह का वुडन बोर्ड होता है, ताकि जो हमारी कास्टिंग है जब हम इसके ऊपर बॉक्स रखते हैं और कास्टिंग को प्रोड्यूस करते हैं तो क्या हो, हमारी जो सीधी रहे ये और बिल्कुल प्लेन जो है हमारा जो कास्टिंग है या कास्टिंग बॉक्स हम एक लेवल में इसके ऊपर टिके, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो ये बॉटम बोर्ड होता है जो कि यूज किया जाता है। उसके बाद यूज किया जाता है फ्लास्क। एक इस तरह का डिब्बा होता है जो आपको ये दिखाई दे रहा है, चारों तरफ इसके यहाँ दीवारें होती हैं, उसके ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता। तो इस तरह का एक बॉक्स होता है और ऊपर और नीचे से खाली होता है, चारों तरफ सिर्फ ये दीवारें होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं फ्लास्क। अकॉर्डिंग टू यूज इसको हम कोप, ड्रैग और चीक बोल देते हैं। तो इसको हम फ्लास्क बोलते हैं वैसे, क्योंकि इसके अंदर हम सैंड को डालते हैं और जो हमारा मोल्ड है उसके अंदर बनाते हैं। और इसके अकॉर्डिंग टू यूज, जैसे अगर हम नीचे वाले बॉक्स की बात करें तो उसको हम बोल देते हैं ड्रैग, और इसी तरह से अगर हम ऊपर वाले बॉक्स की बात करें तो उसको बोल देते हैं कोप, और अगर हम कोई बीच में बॉक्स यूज कर देते हैं तो उसको बोल देते हैं चीक। तो इस तरह से हम बॉक्सेस को नाम दे देते हैं। ये फ्लास्क होती हैं, अलग अलग यूज के हिसाब से हम इसको नाम दे देते हैं। जैसे कि सबसे नीचे वाला बॉक्स ड्रैग है, ऊपर वाला कोप है और बीच वाला चीक है। अगर हमारे पास कोई इस तरह का पैटर्न हो जिसके लिए हमें 3 बॉक्सेस की जरूरत पड़ती है तो हम चीक का यूज कर लेते हैं, यानी बीच वाले बॉक्स का हम यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे होते हैं ड्रैग, चीक और कोप, ये 3 तरह के इस तरह के बॉक्स होते हैं। और कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं कास्टिंग के अंदर, और हमारा यूज होता है पैटर्न। तो पैटर्न क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रिप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट। जिस तरह का हमें प्रोडक्ट बनाना है उस तरह का हम पैटर्न यूज करते हैं, उसी शेप का हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो कास्टिंग में हम करते क्या है, देखिए जैसे इस तरह की शेप है तो इस तरह की हम कैविटी बनाते हैं, मोल्ड बनाते हैं सैंड के अंदर, वो अभी हम देखेंगे। उसके अंदर मोल्टन मेटल को डालते हैं, मोल्टन मेटल को ठंडा करते हैं, जब वो ठंडा हो जाता है तो इसी शेप में वो निकलता है। तो इसलिए जो पैटर्न होता है उसको हम बोलते हैं रिप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो डुप्लीकेट कॉपी है, जिस तरह का हमें प्रोडक्ट बनाना है उसी तरह का हम पैटर्न यूज करेंगे। तो पैटर्न हमारे कई तरह के हो सकते हैं, इस तरह से सॉलिड पीस पैटर्न भी हो सकता है, और इस तरह से जो सॉलिड पीस पैटर्न है वो अलग शेप में भी हमारे पास हो सकता है। तो जिस तरह का प्रोडक्ट हमें बनाना है उसी हिसाब का हमारे पास पैटर्न होगा। इसी तरह से हमारे पास 2 पीस पैटर्न भी होते हैं, जैसे यहाँ पे ये देखिए, एक ये नीचे वाला पार्ट है और इसके बीच में ये जगह दी गई है, और एक ऊपर वाला पार्ट है जो इस तरह से फिट हो जाता है, तो ये स्प्लिट पैटर्न होता है। तो पैटर्न हमारे 2 पीस में, 3 पीस में, मैच प्लेट, स्केलेटन, काफी तरह के पैटर्न हमारे पास होते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट हम इनको चूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना है तो इन पैटर्न्स का हम यूज करते हैं। तो जिस हिसाब का हम पैटर्न यूज करेंगे उसी तरह का हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि पैटर्न होती है रिप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की डुप्लीकेट कॉपी हम इसको बोलते हैं। और कौन कौन सी टर्म्स हम यूज करते हैं इसमें, और करते हैं हम इसके अंदर यूज, जो हमारी होती है पावरिंग बेसिन। पावरिंग बेसिन का यूज किया जाता है ताकि जो मेटल है एकदम से जो कैविटी में ना जाए और एकदम से जो स्क्रू के थ्रू सीधे कैविटी में ना जाए, और जिससे वो नुकसान ना पहुंचाए कैविटी को। तो पावरिंग बेसिन का हम यूज करते हैं। पावरिंग बेसिन के अंदर इस तरह से देखिए, यहाँ पे एंगल पे ये जो होती है ये दीवार होती है, एक जो ये साइड होती है जिससे जो लगभग 45 डिग्री पे होती है। यहाँ से जब मोल्टन मेटल को डालते हैं तो वो यहाँ पहले इकट्ठा होता है और फिर आराम आराम से आगे जाता है। यहाँ पे देखिए ये पैसे दिया गया है ताकि जो कि स्लैग है या कोई इम्प्योरिटी है वो पीछे ही रह जाए, वो आगे ना जाए। इसी तरह से आगे यहाँ पे फिल्टर भी कई बार यूज कर लेते हैं, जिस तरह से हम फ्लो को मेंटेन करना चाहते हैं या कोई इम्प्योरिटीज है उनको फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल्टर का भी यूज कर लिया जाता है। तो पोरिंग बेसिन का यूज होता है कि एकदम से मेटल ना जाए और सैंड को नुकसान ना पहुंचाए, तो इसलिए पोरिंग बेसिन का यूज किया जाता है। और पोरिंग बेसिन के नीचे हमारी लगी होती है स्क्रू। ये जो है स्क्रू, अब जब पोरिंग बेसिन से हॉट मेटल जाता है तो वो स्क्रू से होके इस तरह से पैसेज से होके जाता है और इसको हम बोलते हैं स्क्रू, जो पोरिंग बेसिन के नीचे लगी होती है। ये जो स्क्रू होती है ये कनेक्ट होती है हमारी रनर के साथ। तो यहाँ पे ये रनर है, यहाँ से जो मोल्टन मेटल आता है वो रनर से फ्लो करता है। और जो रनर के आगे लगे होते हैं हमारे गेट्स,
गेट में क्या होता है, रनर से वो गेट पे जाता है। गेट जो होते हैं वो कैविटी और रनर के बीच में लगे होते हैं, यानी कि ये जो हमारा मोल्ड है, कैविटी है, इसके और रनर के बीच में हमारे गेट्स लगे होते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये प्रोसीजर सारा बनाना पड़ता है हमें। जो हमारा पोरिंग बेसिन है, स्प्रू है, रनर है, गेट्स है, ताकि हम कैविटी तक जो है, मोल्ड तक हम मोल्टन मेटल को पहुंचा सकें। तो इसलिए ये सारे जो टर्म्स हैं लगभग हम ये इसके अंदर यूज करते हैं। और बाकी की जो टर्म है हम देखेंगे जो प्रोसेस करते हुए जो जो हम यूज करते हैं वो देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं इसकी प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, वुडन बोर्ड लेना है। तो ये देखिए ये वुडन बोर्ड है जो हमने पहले देखा था, तो ये वुडन बोर्ड है। इसके ऊपर हम क्या रखेंगे, इसके ऊपर हम रखेंगे ड्रैग बॉक्स को। तो ये हमारा जो है ड्रैग बॉक्स हम उसको रख देते हैं। और ये हमारी पिन्स होती हैं जो लॉकिंग पिन्स होती हैं, जो कोप और ड्रैग को अच्छी तरह लॉक कर लेती हैं, यानी कि अलाइन रखती हैं। तो ये जो है ड्रैग बॉक्स हम रख देंगे वुडन बोर्ड पे। फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर रखते हैं पैटर्न को। तो ये जो पैटर्न है इसको रखा जाता है क्योंकि पैटर्न जो है रिप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट की डुप्लीकेट कॉपी होती है। जिस तरह का हमें प्रोडक्ट चाहिए उस तरह का हम यहाँ पे पैटर्न रखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे गिराते हैं फेसिंग सैंड। हम फेसिंग सैंड को स्प्रे कर देते हैं और जो इसके जिसको ये चिपकने नहीं देती, यानी कि जो सैंड है वो इससे चिपकती नहीं है, तो इसलिए फेसिंग सैंड का पहले यूज किया जाता है, उसको स्प्रे किया जाता है। और उसके बाद इसमें डाली जाती है जो हमारी मोल्डिंग सैंड है, और उसके बाद डाली जाती है जो बैकिंग सैंड है, यानी जो उसको बैकअप प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से इसको फिल कर दिया जाता है। तो ड्रैग बॉक्स को अच्छी तरह से सैंड से इस तरह से फिल करने के बाद इसको क्या किया जाता है, इसको अच्छी तरह से रैम कर दिया जाता है। तो इस तरह से उसको अच्छी तरह से रैम कर दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट हो सके। लेकिन जब हम रैमिंग करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि हम ज्यादा जोर से ना करें, ताकि जब हम हॉट मेटल इस कैविटी में डालेंगे जो यहाँ पे बनेगी, पैटर्न को जब हम निकालेंगे, यहाँ कैविटी बनेगी, तो इस कैविटी में जब मोल्टन मेटल को डालेंगे तो जो गैसेस हैं वो आसानी से बाहर निकल सकें। तो इसकी जो रैमिंग है हमें ऐसी टू हार्ड भी नहीं करनी है, यानी कि तो हमें इसको थोड़ा सॉफ्टली रैम करना है। और फिर भी हम क्या करते हैं, रैमिंग करने के बाद हम एक वेंट वायर का यूज करते हैं। इस तरह की ये वेंट वायर होती है, ये तीखी वायर होती है, और इसको हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम सुराख को बनाते हैं, यानी कि पोरोसिटी को हम इंक्रीज करते हैं सैंड की। इसके अंदर हम सुराख कर लेते हैं जो ड्रैग बॉक्स होता है, और इस तरह से हमारा जो ड्रैग है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है, यानी कि ड्रैग बॉक्स का जो काम है वो लगभग हम फिनिश कर लेते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इस ड्रैग बॉक्स को हम क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। देखते हैं कैसे। तो इसको इस तरह से हम उल्टा कर लेते हैं। अब देखिए जो पैटर्न है ऊपर की तरफ आ जाता है, और ये पिन्स हैं जो सीधी हो जाती हैं, और ये पैटर्न ऊपर की तरफ आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम गेटिंग और थोड़ा रनर सिस्टम बना लेते हैं। जो हमारे पास टूल होते हैं फाउंड्री में, उनके थ्रू हम यहाँ पे रनर और गेटिंग सिस्टम बना लेते हैं। देखिए ये गेटिंग सिस्टम है जो कैविटी और रनर के बीच में है, ये रनर है इधर, और ये गेटिंग सिस्टम है जिससे कि यहाँ से मोल्टन मेटल इस कैविटी में फिल होगा। तो ये हम बना लेते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, कोप बॉक्स को इसके ऊपर रखा जाता है। तो देखिए कोप बॉक्स है, अच्छी तरह से ये जो पिन्स हैं अच्छी तरह से लॉक हो जाती हैं, और जो कोप बॉक्स है इसके बिल्कुल इसके साथ अटैच हो जाता है, और एक अच्छा एक कॉम्पैक्ट ये बन जाता है, पूरा एक बॉक्स के रूप में बन जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब हम कोप को रख देंगे तो फिर हम इसमें पार्टिंग सैंड को डालते हैं। अब देखिए जो ये पार्टिंग सैंड हमने डाली है, ये किस लिए डाली है, ताकि जो हम यहाँ पे अब और सैंड डालेंगे वो उसके साथ चिपके ना। जैसे हमने पीछे फेसिंग सैंड डाली थी, इस तरह से पार्टिंग सैंड डाल देते हैं ताकि ये अलग रखे और सैंड इससे चिपके ना जो कोप के अंदर हम डालेंगे। तो ये पार्टिंग सैंड हम इसको बोलते हैं, और ये डाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं जो एक स्प्रू पिन होती है हमारे पास, यानी कि स्प्रू का पैसेज प्रोवाइड करने के लिए इस तरह की वुडन की हम ये बना सकते हैं। तो वुडन की एक इस तरह की होती है, और इसको हम यूज करते हैं, और इसको हम रख देते हैं कोप में जहां पर भी हमें ये लगानी है। इसका हम ध्यान रखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे पैटर्न है तो इससे थोड़ी दूर ही हम रखते हैं, ताकि जो हमारा रनर सिस्टम है
और जो हम गेट सिस्टम है वो इजीली हम प्रोवाइड कर सकें, तो इसको यहाँ से थोड़ा दूर रखा जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। ये हो गई हमारी स्प्रू के लिए पैसेज हो गया जो कि हम देना चाहते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास एक राइजर के लिए भी पैसेज होता है, तो हमें राइजर के लिए भी पैसेज बनाना है। अब ये राइजर क्या है, राइजर क्या होता है, देखिए जब भी यहाँ से ये पैसेज बन जाएगा और मोल्टन मेटल यहाँ से आएगा रनर और गेट के थ्रू होता हुआ इस कैविटी में फिल होगा, तो वो राइजर के थ्रू यहाँ से ऊपर जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कैविटी फिल हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो पहला काम होता है राइजर का ये बताना कि जो कैविटी है वो फुल हो चुकी है। दूसरा काम होता है राइजर का, जैसे ही हमारी जो कैविटी के अंदर जो मोल्टन मेटल होता है वो ठंडा होने लगता है तो वो सिकुड़ता है, उसके अंदर श्रिंकेज होती है। तो श्रिंकेज होने के कारण अगर वो श्रिंक होगा तो जो हमारा प्रॉपर डायमेंशन नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए जो राइजर के अंदर मटेरियल होता है, जो मोल्टन मेटल होता है, वो वापस सप्लाई होता है इस कैविटी को, ताकि वो कैविटी है प्रॉपर शेप के अंदर रहे और प्रॉपर जो है डायमेंशन के अंदर रहे। तो राइजर के दो फंक्शन होते हैं, एक तो कैविटी फुल हो तो ये बता देता है, पता चल जाता है, और सप्लाई बैक करता है मटेरियल को ताकि कैविटी हमारी फिल रहे। तो ये इस तरह से काम करता है। तो हमने ये दोनों इसके अंदर लगा दिए। अब हम उसके अंदर डाल देते हैं सैंड को, ताकि इसको जो कोप है अच्छी तरह से उसको हम भर देते हैं, और ये दोनों जो पिन्स हैं इसके अंदर हम डाल के रखते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं इस कोप के ऊपर सैंड की रैमिंग कर देते हैं, अच्छी तरह से उसको रैम कर देते हैं जैसे हमने ड्रैग के अंदर किया था। तो रैमिंग करने के बाद आप क्या करते हैं, इसको एक वेंट वायर के थ्रू, जैसे कि हमने ड्रैग में किया था, वेंट वायर के थ्रू इसके अंदर छेद कर देते हैं, ताकि जो हमारी हम मोल्टन मेटल डालेंगे तो जो गैसेस हैं हमारी वो आसानी से बाहर निकल सकें। तो उसके लिए हम इस वेंट वायर का यूज करके होल कर देते हैं और अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इन दोनों पिन्स को बाहर निकाल लेते हैं, जो हमारी स्प्रू पिन थी और जो हमारी राइजर पिन थी। जब हम इनको बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे हमें पैसेज मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे ये जगह छोड़ जाती है। देखिए ये जगह है और ये जगह है। जो ये स्प्रू पिन थी इसने देखिए ये स्प्रू बना दी है यहाँ पे, जो रनर से कनेक्ट है और आगे गेट से और कैविटी से कनेक्ट है। और जो राइजर है इसने देखिए यहाँ पे जगह बना दी है, ताकि जो कैविटी के साथ ये कनेक्ट है, जब कैविटी फिल हो तो यहाँ से मोल्टन मेटल जो है वो बाहर की तरफ आए। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि हमें ये देखिए कितना अच्छा ये पैसेज ये बना चुके हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे पावरिंग बेसिन की जगह बना लेते हैं, ताकि जो मोल्टन मेटल है एकदम से स्प्रू में ना जाए और सीधे वो सैंड को इरोड ना करे और उसके अंदर सैंड ना मिक्स हो जाए और नुकसान ना पहुंचाए कैविटी को। तो इसलिए यहाँ पे ये जगह बनाई जाती है जिसको हम पावरिंग बेसिन बोलते हैं, ताकि यहाँ पे जो मोल्टन मेटल है पहले इकट्ठा हो और उसके बाद आराम आराम से वो फ्लो करके इसके अंदर जाए। तो इसके लिए जगह बनाई जाती है, तो इसको हम बोलते हैं पावरिंग बेसिन। तो पावरिंग बेसिन के लिए हमने जगह बना ली। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये जो कोप बॉक्स है उसको ऊपर उठा लेते हैं, यानी कि उसको ऊपर उठा लिया जाता है। क्यों? ताकि हम इस पैटर्न को बाहर निकाल सकें। जो हमारा ये पैटर्न है, क्योंकि ये भी तो हमें बाहर निकालना है जो इसके अंदर है, तो इस पैटर्न को हम बाहर निकाल सकें तो इसके लिए कोप बॉक्स को अलग कर लिया जाता है। तो कोप बॉक्स को ऊपर उठा लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है जो हमारा ड्रैग बॉक्स है उससे, और इस पैटर्न को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो पैटर्न जब हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको एक कैविटी मिल जाती है जिस तरह का आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पे एक खाली जगह जो है इसको हम कैविटी बोलते हैं और इसको हम मोल्ड भी बोलते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये जगह बन गई, यहाँ पे ये गेट है, यहाँ रनर है, ये हमने स्प्रू बना लिया, ये पावरिंग बेसिन बना लिया, ये राइजर बना लिया। तो देखिए ये पैटर्न भी हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इस कोप बॉक्स को इसके ऊपर अटैच कर देंगे। तो दोबारा हम कोप बॉक्स को अटैच कर देंगे। अब देखिए ये सारी जगह जो है ये खाली है और ये कैविटी है, ताकि हम इजिली इसको फिल कर सकें। तो अब देखिए अच्छी तरह से लॉक करने के बाद हम कोप बॉक्स को अब क्या करेंगे, हम मोल्टन मेटल को लेके आएंगे। पहले ये जो है ये क्या होती है, लैडल होती है। लैडल के अंदर हम जो हमारा मोल्टन मेटल है वो लाते हैं, ताकि हम इसके अंदर आसानी से इसको डाल सके। तो लैडल के अंदर हमारा क्या होता है, मोल्टन मेटल होता है, जो हमने ये रेड कलर में दिखाया है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, हॉट मोल्टन मेटल होता है। तो यहाँ पे ये लैडल में होता है। अब लैडल के थ्रू हम इसको पावरिंग बेसिन में डालते हैं। तो
हम क्या करेंगे, लैडल के थ्रू पोरिंग बेसिन में इसको डालेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा हॉट मेटल है वो इस तरह से पोरिंग बेसिन से होता हुआ, स्प्रू से होता हुआ, रनर से होता हुआ, गेट से होता हुआ इस कैविटी में जाता है। और जो एक कैविटी है ये मोल्टन मेटल से फिल हो जाती है। जैसे ही ये मोल्टन मेटल से फिल होती है, यहां से फिल होने के बाद ये जो मोल्टन मेटल है इस राइजर की तरफ बढ़ता है और ये ऊपर की तरफ जाता है। और हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि ये जो हमारी कैविटी है ये फिल हो चुकी है। और उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद क्या होता है, जो हमारा ये जो अब श्रिंकेज करेगा, थोड़ी बहुत सिकुड़ेगा, तो ये जो राइजर है इसको बैकअप मटेरियल देगा और इस कैविटी को फिल रखेगा। तो ठंडा होने के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद क्या होता है, हम क्या करेंगे, ठंडा होने के बाद ये कोप बॉक्स है उसको ऊपर उठा लेंगे और हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि तोड़ भी सकते हैं। ऊपर उठा के इसकी जो सैंड है इसको सारा हम कोलैप्स कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको कोलैप्स करके जो ड्रैग बॉक्स है इसको भी हम कोलैप्स कर लेते हैं, यानी कि तोड़ लेते हैं और उसमें से हम निकाल लेते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो जब हम प्रोडक्ट को निकालते हैं, देखिए ये सैंड को हम कोलैप्स कर देते हैं और ये जो हमारा प्रोडक्ट बनता है इसके साथ क्या होता है, देखिए जो हमारा ये मोल्टन मेटल है जब ठंडा होगा ये भी इसके साथ अटैच होंगे। इसी तरह से जो राइजर है ये भी अटैच होगा, ये गेट रनर सिस्टम और जो स्प्रू है और जो पावरिंग बेसिन से हमारा जो मेटल पड़ा था, तो ये कुछ चीजें इससे अटैच होती हैं जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको फैटलिंग करते हैं, या हम कहें कि ये जो चीजें हैं ये हम तोड़कर निकालते हैं, मशीनिंग का यूज करके निकालते हैं और इसको फिर दोबारा से मशीनिंग की जाती है रिक्वायर्ड शेप के अंदर, रिक्वायर्ड डायमेंशन के अंदर इसके फिनिशिंग की जाती है, इसको अच्छी तरह से साफ किया जाता है, तब कहीं जाके हमारा प्रोडक्ट बनता है। ये हमारा एक रफ सा प्रोडक्ट बन जाता है। इसके ऊपर हम दोबारा मशीनिंग करके एक जो हमारा प्रॉपर प्रोडक्ट है प्रॉपर डायमेंशन में क्लीन करके उसको अच्छी तरह से फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन कास्टिंग के अंदर हमारा यही होता है कि जो हॉट मेटल है उससे हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और इस तरह से जो हमने स्टेप्स पढ़े इस तरह से हम उसको तैयार करते हैं।